इस वीडियो में हम मुख्यतः रूप से उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास क्या क्या रहा है। क्योंकि हम मुख्य रूप से पिछले वाले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने जो वन लाइनर देखे थे, जो एक लाइन में बहुत सारी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम थ्योरेटिकल वाइज देखेंगे कि प्राचीन इतिहास को हम किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास है मध्य एशिया, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे सेंट्रल एशिया बोलते हैं। यहाँ से माना जाता है कि आर्य आए थे। तो आर्यों का जब आगमन शुरू हुआ था, यहाँ आप ये देखिए 2000 ईसा पूर्व की शुरुआत की बात है। 2000 यानी कि 2000 बिफोर कॉमन एरा, जब आर्यों ने गंगा और घाघरा के दोआब के पास बसने लगे थे। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये जो समय है वो महाजनपद थे, उससे भी पहले का है। यहाँ पे हमारा ऋग्वेद था, उसके टाइम के समय की जो सबसे पुरानी बुक है ऋग्वेद, उसके बेस पे हमने ये सब हिस्ट्री को लिया है। तो अब ऋग्वेद में जो हम विभिन्न प्रकार के नाम देखते हैं, तो आर्यों का जो मुख्य रूप से ग्रामीण प्रकृति था, उनमें जो ऋग्वेद में जो मेंशन आता है, इस जगह का नाम जो दिया गया उसको मध्यादेश कहा गया है, या इसको केंद्रीय देश भी रखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा कुछ टाइम तो कुछ नहीं था। यहाँ पर जो संस्कृति साउथ इंडिया में जो है कि पत्थरों के हथियारों से लोग रहा करते थे, पत्थरों के हथियारों का यूज करके। और आप ईस्ट यूपी बिहार वाली जगह, यहाँ सिर्फ जंगली जंगल था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है भारत में आर्यों के आगमन से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मध्यादेश या केंद्रीय देश में है। यमुना और गंगा का जो ऊपरी वाला दोआब है वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद यदि आधुनिक उत्तर प्रदेश है, यहाँ आप देख सकते हो कि कौरव और पांडवों के बीच भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध भी हुए थे। कई जो है कि इसको लोग मानते हैं कि 1000 ईस्वी के पास महाभारत का युद्ध हुआ होगा। फिर जब और आगे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे 1000 कॉमन एरा से पहले यहाँ पे मानते हैं भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की यहीं से शुरुआत होती है 1000 ईसा पूर्व से। और यहाँ पे जो वाराणसी है, वाराणसी के पास जो सारनाथ है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस अवधि में ही इसी टाइम देखोगे इस राज्य पर मगध वंश द्वारा शासन किया जा रहा था। इसके बाद जो है कि उत्तर प्रदेश में नंद वंश, फिर मौर्य वंश का शासन रहा था। और यदि ये आपका इस प्रकार से, इसमें आपके कुषाण युग भी आता है, सातवाहन का कुषाण का भी फेज आता है, गुप्ता रूलर्स का भी आता है। गुप्ता रूलर्स के बाद कन्नौज उत्तर भारत की सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र बन जाता है। विभिन्न जो शासकों ने कन्नौज पर शासन किया था, लेकिन हर्षवर्धन के शासन को आप देखोगे तो हर्षवर्धन के दौरान कन्नौज अपनी सबसे चरम सीमा पर थी। तो इसके अलावा जो हम अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी यहाँ से हम देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में देखोगे आप, ये फिर से महत्वपूर्ण बिंदु पुराने हैं। देखो सबसे पहले आप देखिए आयरन जो है कि नॉन नहीं था, यानी आयरन के बारे में, लोहे के बारे में लोग जानते नहीं थे। तो इसी वजह से जो पूरी उत्तर प्रदेश की भूमि है या बिहार की भूमि है, उसमें कोई भी सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ की मिट्टी की खुदाई कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उत्तर प्रदेश में पहले ताम्र और पाषाणिक संस्कृति के साथ मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। आप जानते ही हो मेरठ और सहारनपुर उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न में है। तो यहाँ पे ताम्र और पाषाणिक संस्कृति का क्या मतलब है? ताम्र मतलब कॉपर, और पाषाणिक मतलब मेगालिथिक यानी कि जो है कि पत्थर। तो जो पहले हथियार थे वो कहीं ना कहीं कॉपर और पत्थर से मिलके बनाए जाते थे, क्योंकि कॉपर आपकी राजस्थान में मिल जाती थी, राजस्थान की खेतरी की खान है वहाँ मिल जाती थी। तो यहाँ पे देखो, इससे पहले आपका लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि लोहे के बाद से नया सिविलाइजेशन शुरू हो जाएगा, जिससे 16 महाजनपदों की बनना शुरू हो जाता है। ये आपका कॉपर और जो है कि मेगालिथ वाली है। अब यदि आप टोटली पत्थर वाली संस्कृति देखो, पुरा पाषाण कालीन में देखो, तो साक्ष्य आपके इसके इलाहाबाद में एक पास एक बेलन नदी है, उसमें मिलते हैं। सोनभद्र के सिंगरौली घाटी है, और चंदौली के चमिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो देखो आप जो पुरापाषाण की जो भी आप जो है कि साइड देखोगे, वो मुख्य रूप से आपको पठारी क्षेत्रों में मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पत्थर मिल जाता था। तो आप जानते ही हो, जो उत्तर प्रदेश का साउथर्न वाला रीजन है, बांदा है, सोनभद्र है, झांसी है, तो ये पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको पुरापाषाण कालीन की कई प्रकार की
साइटें मिल जाएंगी। और उनको इन प्रोफेसर, अब आप ध्यान रखिएगा, जो बेलन नदी घाटी है जो इलाहाबाद के पास है, जो पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई की गई थी, जो इलाहाबाद विद्यालय के प्रोफेसर थे जी आर शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। आप इसको जी आर शर्मा जी को जरूर याद रखिएगा, कई बार प्रोफेसरों के नाम पूछ लिए जाते हैं किसके निर्देशन में खुदाई करवाई गई थी। ये आपका पुरापाषाण कालीन हो गई। पुरापाषाण कालीन यानी कि आपका माना जाता है आपका 8000 ईसा पूर्व से भी पहले को समय को माना जाता है। और याद मध्य पाषाण कालीन को देखोगे आप, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मध्य पाषाण कालीन है। मध्य पाषाण काल में मानव की सिर्फ अस्थि पंजर के कुछ अवशेष मिले हैं, वो आपके प्रतापगढ़ में हैं। प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये आपको मध्य पाषाण कालीन के हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रतापगढ़ के सराय नाहर, यहाँ मिला क्या है, मानव के अस्थि पंजर, तो महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे नवीनतम जो अब रिसेंटली जो डिस्कवरी हुई हैं, रिसेंट जो है कि आर्कियोलॉजिस्टों ने बताया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहोरा देव में स्थित हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर कबीर नगर जिले में लहोरा देव में ये स्थित है। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये, और यहाँ से आप देख सकते हो जैसे कि ये आपकी मध्य पाषाण कालीन थी, तो यहाँ से 800 से 900 ईसा पूर्व में मध्य चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो चावल की जो सबसे पहले जो साक्ष्य जो आप प्राप्त करते हैं वो आपके कोहलीडेवा में रिसेंटली मिले हैं, उत्तर प्रदेश में कोहलीडेवा, जो कि बेलन घाटी में इलाहाबाद के पास स्थित है, जो मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूँ। इसके अलावा नवपाषाण काल के औजार देखोगे तो नवपाषाण काल के मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, प्रतापगढ़, जैसा कि मैंने बताया था, ये आपके पठारी क्षेत्रों में है। नवपाषाण काल के औजार और हथियार मिले हैं। इसके बाद हम 16 महाजनपदों में देख सकते हैं। 16 महाजनपद थे, तो ये आपके 500 BC पे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके जो महाजनपद हैं, ये महाजनपदों का जो समय माना जाता है ये 500 पे माना जाता है। तो जो महाजनपद कौन कौन थे, 8 महाजनपद आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। मध्य प्रदेश कंफ्यूज मत हुइएगा, मध्य प्रदेश का आधुनिक उत्तर प्रदेश का मध्यादेश कहा था ना पिछले हमने, मध्यादेश जो यहाँ पर नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश का, या केंद्र प्रदेश कहते थे, तो इसलिए मध्य प्रदेश यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश से ही कह रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में ही थे ये 8 थे, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। देखो पांचाल है, काशी, कौशल, सूरसेन, चेद, वत्स, मल्ल और कुरु पांचाल आपके जो है कि मेरठ साइड थे, जहाँ पर गंगा यमुना के बीच में जो दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ जो है कि मानी जाती है कि पांचालों की राजधानी थी। जैसा कि महाभारत में भी इसका बारे में चर्चा आती है कि पांचाली जो है कि पांडवों की पत्नी जो उसे पांचाली भी कहते थे, तो कुरु भी है। अब काशी आपको पता ही होगा। ये आपको वत्स और मल्ल के बारे में देखोगे, नेपाल से जस्ट नीचे थे, जो आपके आज कुशीनगर है, संत कबीर नगर हैं, ये इस प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके वत्स और मल्ल में थे। और यहाँ पे कौशल, सूरसेन और चेदी, कौशल आपका जो है कि काशी से जस्ट ऊपर था, और सूरसेन, चेदी भी यहीं पर स्थित थे। तो आप देख सकते हो ये 8 महाजनपद थे तो उत्तर प्रदेश में शामिल थे। इसके बाद मगध महाजनपद था, वो आपका बिहार में था। अवंती आपका मध्य प्रदेश में था। इसके अलावा आप देख सकते हो ये आपके महाजनपदों के बारे में हो गया। अब आप कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कुशीनगर के बारे में ध्यान रखिएगा। और कुशीनगर में भी 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये आपको ध्यान रखिएगा कि जो है कुशीनगर में है जो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण से हमारा मतलब ये है कि उनको जो है कि उनको ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इनकी मृत्यु 400 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की कुशीनगर में हुई थी। इसके अलावा यदि आप अशोक के समय में देखें तो अशोक के समय का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कालसी है जो वर्तमान उत्तराखंड में है। अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है, क्योंकि अशोक ने ये पहली बार ऐसा था कि किसी भी राजा ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपने आदेशों को पत्थरों पर लिखवाया था।
तो यहाँ पे उनके अशोक के विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं, मेजर एडिक्ट्स हैं, यानी कि जिन पर बड़ी बड़ी हैं उन पर कुछ डायरेक्शन लिखी हुई हैं, कुछ छोटे शिलालेख हैं, इसके बारे में कुछ पे धर्म के बारे में लिखा हुआ है, कुछ पे जो है कि उसके शासन के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ से संस्कृत पदों से, यहाँ पे आप देख सकते हो कालसी में यहाँ संस्कृत से लिखी हुई एक ईंटों की एक वेदी भी मिलती है, ईंटों की है, जो ईंटों की बनी हुई है, जो 3वीं शताब्दी के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। तो यहाँ देख सकते हो वर्तमान उत्तराखंड में भी कई साइट थी जहाँ पे जो है कि अशोक का जो है कि इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वहाँ पे शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो ये आपका अशोक का शिलालेख यहाँ आप देख सकते हो, ये आपको बिफोर कॉमन एरा हो गया। और यहाँ पे जो कालसी का जो इनका जो 3वीं शासक हैं शीलवर्मन है, ये आपका बाद में हो गया, कॉमन एरा के टाइम के शासक हो गए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बौद्ध धर्म का पालना किस प्रदेश को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म का सन्यासी जीवन अधिक से अधिक यहीं पे व्यतीत हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, अयोध्या का प्राचीन नाम अयज्ञा है, अयज्ञा था। इसके अलावा आप ये आपको अहिच्छत्र दी हुई है, अहिच्छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के 200 ईस्वी में 200 से 200 ईस्वी प्राप्त हुए। अहिच्छत्र क्या है? अहिच्छत्र भी मेरठ के पास एक जगह थी, ये पुरानी, ये एक टाउन रहा था पुराना ही, ये महाजनपदों से के टाइम का पुराना है, जिसे अहिच्छत्र कहते थे। ये भी जो है कि आपका मेरठ के पास में स्थित है। और अहिच्छत्र से इसी जगह से गुप्ताकालीन यमुना की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है अहिच्छत्र, इससे बहुत ही सबूत इस टाइम जो है कि आजकल आर्कियोलॉजिस्टों को मिल रहे हैं, जो कि मेरठ में स्थित है, क्योंकि मेरठ के पास ही जो है कि ये पांचाल रीजन था, कुरु भी यहीं था। तो अहिच्छत्र भी साइट भी इसी संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा पुष्पभूति शासक जो हर्षवर्धन था, जिन्होंने हर्षवर्धन के काल को जरूर ध्यान रखिएगा, 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर को हम महोदय श्री भी कहते थे, या महोदय नगर भी कहलाता था। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विष्णु पुराण है, जिसमें कन्नौज को महादेव भी बताया गया है। इसके अलावा कन्नौज पर जो आक्रमण किया था वो 1818 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। इसके बाद इसकी जो प्रेस्टाइज थी वो बहुत ही कम हो गई थी महमूद गजनवी के बाद। इसके बाद जो है कि मुख्य रूप से जो कन्नौज है, गौरी के आने के बाद पूरी तरह से कन्नौज की चरम सीमा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे बताया था, अशोक की जो राजकीय घोषणाएं थी, जिन पर स्तंभों पर उत्तीर्ण की, उन्हें लघु स्तंभ का लेख कहा जाता है। अच्छा, इसको भी ध्यान रखिएगा आप, उत्तर प्रदेश में एक प्रयाग में भी स्तंभ मिला है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी जो करवा की थी, उसके द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। तो रानी की, आपको इसमें रानी के अभिलेख का ध्यान रखना है, रानी का नाम रखना करवा की, और ये कहाँ पर स्थित है, प्रयाग स्तंभ पर रानी के द्वारा लेख लिखा गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो हम नेक्स्ट देखेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में भी देखना है, और हमको बहुत कुछ भी इसके बारे में देखना है। तो यदि आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप नेक्स्ट लिंक के बारे में देख सकते हैं। धन्यवाद।